भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय समझौता, व्यापार और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति। पीएम बोले, भारत ब्राजील के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट पर लगी सदन की मुहर। राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने जेपीएससी परीक्षा का कट ऑफ डेट 2026 से घटाकर किया 2022। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में किया ऐलान। और अब से थोड़ी देर बाद थम जाएगा नगर निकाय चुनाव के प्रचार का शोर। चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत और ब्राजील के संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्राजील के मित्रता और दोनों देशों के बीच कमिटमेंट के लिए वे आभारी हैं। श्री मोदी ने बताया कि ब्राजील लैटिन अमेरिका क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उन्होंने कहा कि ब्राजील के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत और ब्राजील के संबंधों को राष्ट्रपति लुला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते कुछ वर्षों में मुझे इनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है और हर मुलाकात के दौरान मैंने भारत के प्रति इनकी गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है। राष्ट्रपति लुला के इस दौर ने ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट की शोभा भी बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है। मैं उनकी मित्रता और दोनों देशों के संबंधों के प्रति कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज चौथे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में रखा। इसके बाद उन्होंने इस रिपोर्ट को जनता को सर्वसुलभ कराने के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन
वर्ष 2025-26 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। विधानसभा में आज मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद तृतीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। इस मांग के विरुद्ध भाजपा विधायक नीरा यादव द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव को सदन ने अमान्य कर दिया। तृतीय अनुपूरक बजट के औचित्य पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन को 31 मार्च तक बजट की 90% राशि खर्च हो जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने राज्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र लिट्टीपाड़ा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है और उसमें एक डिग्री कॉलेज का निर्माण भवन निर्माण निगम से हुआ है। महोदय, बन के कंप्लीट है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फर्नीचर उसमें प्रोविज़न किया ही नहीं। अब फर्नीचर नहीं होने के वजह से बिना फर्निशिंग का वो कॉलेज को चालू करना हमको लगता है हमको भी और माननीय मंत्री को भी दिक्कत है। इन्होंने जो जवाब में दिया है कि फर्निशिंग की कार्रवाई की जा रही है, तो ये क्या दीर्घकालीन योजना है कि अल्पकालीन है? माननीय मंत्री जी हमको संतुष्ट कर दें कि कितने दिनों के अंदर वो फर्निशिंग का कार्य प्रारंभ करेंगे, हमारा यही प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, आप जवाब देंगे? ठीक। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने अपनी चिंता से सदन को अवगत कराया है और मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि कल ही मैंने उनको अनौपचारिक बातचीत में संतुष्ट करा दिया था कि आपके आग्रह को हम आदेश मानते हुए यथाशीघ्र कर देंगे। अनौपचारिक बात से संतुष्ट नहीं, आप औपचारिक संतुष्ट करिए सदन के अंदर। संभवतः प्राकलन बनाने के समय हुई चूक के वजह से उसके उपस्कर या फर्निशिंग मटेरियल्स का जिक्र नहीं था, लेकिन माननीय सदस्य ने सदन और मेरे ध्यान में ये चीजें लाई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसको पूरा कर देंगे। राज्य सरकार ने जेपीएससी परीक्षा का कट ऑफ डेट 2026 से घटाकर 2022 कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में इसकी सूचना दी। जेपीएससी का कट ऑफ डेट घटाए जाने से राज्य के युवाओं को उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगी है। में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में वित्तीय अराजकता चरम पर है। राज्य सरकार बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है और विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है। देखिए, बजट तो कितना पेश करे, पहले भी जो उन्होंने बजट पेश किया उसमें भी पैसा बहुत नहीं खर्च कर पाया है। जो उन्होंने 25-26 का बजट जो पास हुआ उसमें ही पैसा यूं ही पड़ा हुआ है। धनबाद नगर पंचायत चुनाव के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा ने यहां किसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने मतदाताओं से स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को चुनने की अपील की। तो हम धनबाद के मतदाता भाई और बहनों से मैं कहूंगा कि नगर निकाय में ऐसा व्यक्ति को अध्यक्ष आप चुने जो माले के साथ आंख में आंख मिला करके बात कर सके, जो उनके गलत कामों का खुल करके विरोध कर सके, सड़कों पर उसके लिए लड़ाई लड़ सके।
नेता प्रतिपक्ष इन दिनों क्षेत्र के दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगहों पर लोगों से संपर्क किया और उनकी समस्याएं भी जानी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गिरिडीह के झामुमो जिला उपाध्यक्ष सुमन सिन्हा ने आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के गिरिडीह आवास पर भाजपा की सदस्यता ली। श्री मरांडी ने सुमन सिन्हा और उनके समर्थकों को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब से थोड़ी देर बाद शाम 5 बजे थम जाएगा। 27 फरवरी को मतगणना होगी। नगर निगमों में महापौर तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 275 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 2313 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजय सरदार के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार आई उस समय $225 बिलियन था। आज $750 बिलियन से अधिक है। ये देश की मजबूती बताता है। दूसरी बात कहूंगा, एक्सपोर्ट पहले 14 लाख करोड़ का था, आज बढ़ के 16 लाख करोड़ हुआ, लेकिन आज 80 लाख करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट तभी होता है जब किसी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तभी एक्सपोर्ट होता है। उधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ नगर निकाय क्षेत्र में पद यात्रा कर पार्टी समर्थित उम्मीदवार संपा साहा के पक्ष में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में झामुमो और कांग्रेस हार के डर से घबराई हुई है। यही वजह है कि राज्य सरकार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका है। जेएमएम और कांग्रेस सभी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। यही कारण है कि उन्होंने सिंबल पर चुनाव नहीं कराया, यही कारण है कि उन्होंने ईवीएम पर चुनाव नहीं कराया। और ये राहुल गांधी के लिए ये संदेश होगा कि ईवीएम हो या कोई भी चीज हो, बैलेट हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है आम जनता खड़ी है। और 48 के 48 नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। आज मैं पाकुड़ में हूँ और यह पाकुड़ का जो जन सैलाब है, इसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकुड़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद, चाकुलिया नगर पंचायत और मानगो नगर निगम में चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। खासकर महिलाओं के लिए आरक्षित मानगो नगर निगम का मेयर पद हाई प्रोफाइल मुकाबला बना हुआ है। पहली बार मानगो नगर निगम में मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है। कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए समर्थित संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित सुधा गुप्ता के बीच माना जा रहा है। नगर निगम के 36 वार्डों में 190 बूथ बनाए गए हैं, जहां 1,96,791 मतदाता हैं, जिनमें 99,453 पुरुष और 97,326 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोगों में एक उत्साह का देखा जा रहा है, वो मुझे स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है
कि मैं अगर उनके बीच आती हूँ तो उनके रुके हुए कामों को मैं आगे लेके जाऊंगी। वहीं एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह भी जन समर्थन मिलने का दावा कर रही हैं। उन्होंने पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताते हुए लोगों से समर्थन की अपील की है। इधर प्रत्याशी ज़ेबा खान ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। कितनी दिक्कतें होती है तो पढ़ाई से जोड़ना समाज को बहुत जरूरी है। दूसरा, हॉस्पिटल्स नहीं है, कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है 100 बेड का। इस डिमना में आप अगर एमजीएम में है तो वो कितना दूर पड़ जाता है, बहुत परेशानी होती है। 100 बेड का अस्पताल होगा और महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल मैं खोलूंगी ताकि महिलाओं को, सोचिए, पुल पार करके आना पड़ता है, कितनी दिक्कत होती है। वहीं प्रत्याशी कुमकुम श्रीवास्तव ने पेयजल और स्वच्छता को प्रमुख मुद्दा बनाया है। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार के कारण मानगो में गंदगी की समस्या बढ़ी है और वे इसका समाधान करेंगी। पूरे एक लोग, बड़े बच्चे, सभी मतलब उनका आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। ये मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इतने लोगों का मुझे आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है। चुनावी मुकाबले को और रोचक बनाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद संजय सेठ ने भी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया है। अब सबकी निगाहें 23 फरवरी पर टिकी हैं, जब जनता अपने वोट से तय करेगी कि मानगो की कमान किसके हाथों में जाएगी। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। प्रकृति और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बाहा पर्व की भव्य छटा मरांगबुरु पारसनाथ में दिख रही है। संताल आदिवासी समाज के इस महत्वपूर्ण पर्व पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस पावन अवसर पर संस्कृति, कला एवं पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार, मंत्री फागू बेसरा और घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मरांगबुरु पारसनाथ में आयोजित बाहा पर्व के दौरान सभी अतिथियों का आदिवासी परंपरा के अनुसार पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही मरांगबुरु में विधि विधान से पूजा अर्चना कर जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने इस स्थल के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की और कहा कि विधायक से मंत्री बनने तक के उनके सफर में यहाँ का आशीर्वाद रहा है।
उन्होंने पर्यटन मंत्री के रूप में इस स्थल के और विकास का संकल्प दोहराया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी स्पष्ट यह कहते हैं कि संस्कृति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए और अपने धार्मिक स्थान को बचाने के लिए जिस हैसियत से लड़ना होगा उस हैसियत से लड़ेंगे और बचा कर रखेंगे। बाहा बोंगा पूजा समिति के सदस्य सिकंदर हेम्ब्रम ने बताया कि पारसनाथ स्थित मरांगबुरु आदिवासी समाज का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है और विश्व में सबसे पहले बाहा बोंगा की पूजा यहीं से प्रारंभ होती है। संताल समाज के लिए एक पवित्र पर्व है जो सृष्टि के सृजन और प्रकृति के सम्मान को दर्शाता है। ये दिन संताल समुदाय के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन है। बाहा का शाब्दिक जो अर्थ है वो फूल है और मरांगबुरु में बाहा पर्व का आयोजन फाल्गुन महीने में किया जाता है। मरांगबुरु संथालों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक उद्भाव एवं विकास का प्रतीक है। प्रकृति पूजा के इस महापर्व को समाज के लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। बाहा पर्व प्रकृति, परंपरा और सामूहिक आस्था की अद्भुत मिसाल बनकर उभरा है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान की रिपोर्ट। मौसम। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 फरवरी तक सवेरे कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 फरवरी को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में 24 फरवरी को कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 21 फरवरी साल 1894 को शांति स्वरूप भटनागर का जन्म स्वतंत्रता पूर्व शाहपुर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। इन्होंने लंदन से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साल 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके शोध कार्यों के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर शांति स्वरूप भटनागर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। कई रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की वजह से इन्हें प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। इनकी याद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। साल 1954 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी साल 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए गरीबों और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर लिखा, लेकिन निराला जी अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। दुमका का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हिजला मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। 8 दिनों तक चलने वाले इस 136 साल पुराने मेले में संथाल जनजातीय संस्कृति, कला, परंपरा और जीवन मूल्यों के साथ साथ कृषि और ग्राम्य जीवन की भरपूर झलक देखने को मिल रही है। दूर हिजला पहाड़ी की गोद में आयोजित हिजला मेला पूरी तरह गुलजार है। यहाँ संताल जनजातीय जीवन की पूरी जीवंत झलक देखने को मिल रही है। लोग यहाँ संताल समाज की पूजा पद्धति, प्रायः लुप्त हो चुके वाद्य यंत्रों और पारंपरिक हस्तशिल्प से रूबरू हो रहे हैं। मंदिर की थाप और लोक गीतों की लय पर थिरकते युवा कलाकारों के दल दर्शकों का मन मोह रहे हैं।
मेले का आकर्षण कृषि प्रदर्शनी भी है। मेले में आए लोग न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि कृषि विकास के वैज्ञानिक उपायों की जानकारी पाकर लाभान्वित भी हो रहे हैं। मेले में आए दर्शकों का मानना है कि ये आयोजन संस्कृति और प्रगति का बेहतरीन मेल है। ये हमारे यहाँ जो पूरे संथाल पन्ना के किसान लोग आते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। यहाँ पे नई तरीके से कृषि की उत्तम व्यवस्था जो कि प्रदर्शित करके यहाँ पे उगा करके बताई गई है। जैसे यहाँ पे लीची की प्रभेद शाही किस्म है, नींबू की प्रभेद किस्म है। इसके बाद कृषि की तकनीकी कैसे कृषि की जाती है, वो पौधे से पौधे की दूरियां बताई गई है, जो कि कृषि करने वाले जो किसान हैं उसको अच्छी तरह से समझ सके। सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि इतने तरह के सब्जी फल सब देखने को मिल रहा है और लोग इससे कंपटीशन के भाव में कितने सालों से तैयारी करते हैं और यहाँ ला करके दिखाते हैं और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। हिजला मेला मनोरंजन के साथ साथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय समझौता, व्यापार और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति। पीएम बोले, भारत ब्राजील के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट पर लगी सदन की मुहर। राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने जेपीएससी परीक्षा का कट ऑफ डेट 2026 से घटाकर किया 2022। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में किया ऐलान। और अब से थोड़ी देर बाद थम जाएगा नगर निकाय चुनाव के प्रचार का शोर। चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट।